दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के सवालों को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा दोस्तों 33 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 960 से लेकर के 990 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। देखिए अगर आप बीपीएससी ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो हो सकता है आप ये 4 में से कोई भी एग्जाम दें, हो सकता है कई सारे पेपर आपको देने पड़े। तो चाहे पीआरटी का पेपर देना हो, चाहे मिडिल का देना हो, चाहे टीजीटी का देना हो या फिर पीजीटी का देना हो, ये चारों एग्जाम दोस्तों इस क्लास से कवर होने वाले हैं। और ये इस क्लास के अलावा मैंने एक स्पेशल बैच भी बना रखा है। देखो बैच परचेज करो या मत परचेज करो, लेकिन कम से कम डेमो एक बार आप जरूर देख लो, ठीक है। बैच में जो डेमो क्लास दिया गया है, डेमो देखने में कोई नुकसान नहीं है ना। डेमो देख लो फिर डिसाइड करना कि हमें ये बैच ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर लेवल पर हो पाई है। मान लीजिए परीक्षा में एक सवाल आपसे पूछ दे कि चिंतामणि के रचयिताकार दोस्तों कौन है। चिंतामणि दोस्तों एक ग्रंथ का नाम है और आपको बताना है इसके रचयिता कौन है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, केवल इतना सा सवाल है दोस्तों। तो बताइए आप जयशंकर प्रसाद जी हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जवाब ये दे रहे हैं तो गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं है, हरियौध जी भी नहीं है, सुमित्रानंदम पंत भी जी नहीं है। कौन है? रामचंद्र जी। बातें आती सर याद कैसे होगा? देखो माता सीता चली गई थी वनवास, ठीक है। माता सीता के हरण के पश्चात, माता सीता के हरण के पश्चात ये जो रामचंद्र हैं, ठीक है, ये जो रामचंद्र हैं ये क्या थे दोस्तों? ये चिंता में आ गए थे, ठीक है। रामचंद्र क्या थे दोस्तों? चिंता में आ गए थे। तो चिंतामणि इस तरह से याद रखना, आपके कभी दिमाग से उतरेगा भी नहीं और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। हाँ, इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, जैसे कभी परीक्षा में पूछ दे हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पूछ दे दोस्तों? बहुत फेमस कृति है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो क्या बताएंगे? वह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, ठीक है। या फिर कभी आपसे पूछ दे जायसी ग्रंथावली, ठीक है। क्या पूछ दे दोस्तों? जायसी ग्रंथावली, ठीक है। जायसी ग्रंथावली, ठीक है। जायसी तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम है। जायसी ग्रंथावली की रचना दोस्तों इन्होंने ही किया है, ठीक है। इसी तरह से भ्रमर गीत सार, कौन सा? भ्रमर गीत सार, ठीक है। भ्रमर गीत की रचना आप पढ़ेंगे सूरदास जी ने किया, लेकिन भ्रमर गीत सार जो दोस्तों वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। एक और लिखेगा, इन्हीं की रचना है गोस्वामी तुलसीदास, ये रचना का नाम है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास यह रचना का नाम है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों? यह रचना है, ठीक है। रचना, ये भी किसकी रचना दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। तो इस तरह से सारे तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। न जानकारी के अभाव में हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन जानते हुए तो गलती नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है अतीत के चलचित्र। हिंदी का बहुत टफ ये चैप्टर है और इसका यही पैटर्न होता है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद बिल्कुल नहीं, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी बिल्कुल नहीं, सुमित्रानंदम पंत बिल्कुल नहीं। जो ये रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की कुछ रचना लिखिए, जैसे परीक्षा में पूछ दे नीरजा, या परीक्षा में पूछ दे निहार, या परीक्षा में पूछ दे सांध्य गीत। क्या दे दे? सांध्य गीत। या परीक्षा में दे दे यामा। ये सब दोस्तों किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको इतनी सारी रचनाएं केवल इसलिए बताता हूं कि हो न हो परीक्षा में अतीत के चलचित्र न दे के कुछ और दे दे। हाँ, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए भाई कि नहीं और कौन कौन सी रचनाएं लिख दीजिए। और इसमें लिख सकते हैं दीप शिखा, ठीक है। आपकी याद करने के ऊपर है कि कितना आपको जो है दिमाग में आ रहा है। तो कम से कम 5-6 रचनाएं तो मैं आपको बता ही देता हूं कि जो है कंफ्यूजन ना हो और याद भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां चले कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये लाइन जो दोस्तों, ये पंक्ति ये किसकी है? इस पंक्ति के रचयिता दोस्तों कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है बताना आपको। क्या यह सिया राम शरण गुप्त जी की रचना है? बिल्कुल नहीं। क्या यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है? बिल्कुल नहीं। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है? बिल्कुल नहीं। रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं दोस्तों, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है ये, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। और इनकी रचना आप याद रखिएगा 3 वर्ष किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है।
टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, याद रहेगा। इस तरह से देखिए क्या होता है ना कि जब कभी ऐसी छोटी मोटी लाइन में बना देता हूं तो उसके माध्यम से बहुत आसानी से आप चीजें याद रख लेते हैं। एक इन्हीं का दोस्तों भूले बिसरे चित्र, बहुत पूछता है परीक्षा में, ठीक है, तो लिखिएगा दोस्तों भूले बिसरे चित्र, ठीक है, भूले बिसरे चित्र, ये भी किन्हीं की किसी रचना दोस्तों, ये सब भगवती चरण वर्मा जी की रचना, तो इसे आप अपने ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। करा हिंदी की पहली कहानी दोस्तों कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी क्या पृथ्वीराज रासो है? बिल्कुल नहीं, इसे दोस्तों महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है, इसे महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है और इसकी रचना दोस्तों चंद्रबरदाई जी ने किया है। किसने किया? चंद्रबरदाई ने किया है, लेकिन ये जवाब नहीं है। अर्ध कथा जो है दोस्तों यह पहली आत्मकथा मानी जाती है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पहली आत्मकथा मानते हैं, ठीक है। और अर्ध कथा लिखना किससे? अर्ध कथा गलत लिखा हुआ दोस्तों, इसको जरा सही कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको सही कर दूं। अर्ध कथा में जो मात्रा होगा ये यहां पे आएगा ऐसे, ठीक है। अर्ध कथा ये पहली आत्मकथा और बनारसी दास जी की रचना है। बनारसी दास जैन ने दोस्तों इसे लिखा था, अलग पेन से लिख दूं, ठीक है, बनारसी दास जैन, ठीक है, बनारसी दास जैन की दोस्तों यह कृति है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दे रहा है सेवाग्राम की डायरी, यह दोस्तों पहली डायरी मानी जाती है, ठीक है, यह पहली डायरी मानी जाती है। तो दोस्तों जवाब तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पहली डायरी है यहां आपसे पूछा पहली कहानी, ना कि पहली डायरी। पहली डायरी पूछेगा तब आप सेवाग्राम की डायरी बताइएगा। और ये किसने लिखा है? इसे लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। किसने लिखा है दोस्तों? श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। और क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेम सागर तो बिल्कुल जवाब नहीं होगा। यह पहली पुस्तक थी, क्या थी दोस्तों? यह पहली प्रकाशित पुस्तक थी, ठीक है, यह पहली प्रकाशित पुस्तक थी। किसकी रचना है दोस्तों? तो लल्लू लाल की रचना है। इसको तो आपने कई बार पढ़ा है ना। यह किसकी रचना दोस्तों? यह लल्लू लाल की रचना है, ठीक है। तो आपका जवाब यह भी नहीं है। तो अंतिम में दोस्तों एक ही जवाब बचता है, वह है इंदुमती। जी हाँ, इंदुमती को दोस्तों पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसने लिखा दोस्तों इंदुमती? तो याद रखेंगे यह लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है दोस्तों। और याद क्या रखेंगे दोस्तों यहां पर कि यह हिंदी की पहली कहानी है, ठीक है। पूछ सकता परीक्षा में हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो यही बताएगा। कुछ लोग मानते हैं रानी केतकी की कहानी जो है उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, जिसकी रचना इंसा अल्लाह खान ने किया था, ठीक है। तो कहीं कहीं वो भी दे देता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होगा, इंदुमती ही होगा। तो इसे आप अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, पहली पिक्चर बताना, हिंदी की पहली पिक्चर। तो याद रखिए दोस्तों, जो पहली पिक्चर थी वो राजा हरिश्चंद्र थी और ये मूक फिल्म थी। मूक फिल्म माने जानते हैं, ठीक है। इस फिल्म में आवाज नहीं थी, ठीक है, आवाज नहीं थी इस पिक्चर में। तो पहले जो पिक्चर बनी थी, सबसे पहली पिक्चर ये राजा हरिश्चंद्र थी। इसको याद रखें, पहली मूक फिल्म थी, ठीक है। और ये दोस्तों दूसरी फिल्म थी, द्रौपदी नाम की जो फिल्म आई, यह दूसरी फिल्म बनी, ठीक है। यह हिंदी सिनेमा की दूसरी फिल्म थी। और ये जो राउंडे गार्डन सीन है, यह विश्व की पहली फिल्म है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? यह विश्व की पहली फिल्म का नाम है, ठीक है। और ये जो माय डियर कुट्टी चातन लिखा दोस्तों, यह पहली 3D फिल्म है, ठीक है। यह क्या है? यह पहली 3D फिल्म है। 1984-85 में आ गई थी 3D पिक्चर, ठीक है। आलम आरा दोस्तों, यह पहली बोलती फिल्म है, ठीक है, पहली बोलती फिल्म, ठीक है, पहली बोलती फिल्म यानी जिसमें आवाज है, ठीक है। आवाज के साथ जो रिलीज हुई पिक्चर वो आलम आरा थी। फिलहाल यहां हमसे पूछा था कि पहली पिक्चर कौन सी हिंदी की, तो सीधे सीधे दोस्तों आपको यही बताना था। तो याद रखेगा राजा हरिश्चंद्र, ये पहली पिक्चर मानी जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? अच्छे से समझ में आया ना? और याद रखेगा दादा साहब फाल्के ने दोस्तों इसकी रचना किया था, इसलिए आज भी उनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार बढ़ता है। करा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आया नहीं है। अभी क्या लिखा दोस्तों? आने वाला हो, आया नहीं है, आने वाला हो। आगत पथ का मतलब आ चुका हो, ठीक है। आगत पथ का कब आप करेंगे? जब आ जाए दोस्तों आ गया हो या आ चुका हो, तब आगत पथ का होता है, ठीक है। प्रोसित पथ का माने होता है चला गया हो, ठीक है। चला गया हो, तब क्या कहेंगे दोस्तों? तब प्रोसित पथ का कहेंगे।
प्रवत से पति का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब है जाने वाला है, ठीक है, जाने वाला हो, ठीक है। और यहां आगमिष्यत पति का हो जाएगा आने वाला हो, ठीक है, आने वाला। तो आपसे दोस्तों किसके बारे में पूछा है, आने वाले के बारे में पूछा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आगमिष्यत पति का आपका जवाब होगा। देखिए बहुत ज्यादा क्लोज आंसर, इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मेरी क्लास में आने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज होंगे ना, फिर मेरा कौन सा काम यहां पे भाई, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। क्या दिया दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आजानुबाहु नहीं कहते हैं। आजानुबाहु का मतलब जिसके हाथ ठीक है, हाथ घुटने तक जाए, ठीक है, घुटने तक पहुंचे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अजानुबाहु। भगवान श्री रामचंद्र जी का हाथ जो था वो घुटने तक जाता था, यहां तक, ठीक है, इसलिए उन्हें अजानुबाहु कहते थे। यहां दोस्तों अजात शत्रु हो जाएगा, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व शत्रुघ्न आपका जवाब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या जवाब होगा, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जन्म न लिया हो, उसके लिए शब्द आता है अजात शत्रु। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब होगा। मेरी क्लास में कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना तो मजा बढ़ जाएगा। अरे हम कह रहे हैं कॉपी कलम लेके बैठिए, किसी को मत बताइए ना कि आपका नंबर कितना आया। मैं कहां कह रहा हूं कि बताने के लिए, कॉपी कलम लेके बैठिए स्वयं के लिए, आप अपने प्रति तो ईमानदार रहिए भाई, ठीक है, तब आनंद आएगा। कह रहा चादर के बाहर पैर पसारना, ये मुहावरा दोस्तों, चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या है, कर आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना, या आर्थिक तंगी के कारण धन की कमी। तो याद रखिएगा, पैर पसारने या चादर बड़ा मतलब, ये चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब होता है कि जब आप क्षमता से अधिक काम करते हो, किसी भी तरह का काम हो सकता है, तब दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर डी जवाब होगा। बाकी का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। हो सकता है कि आप बाई मिस्टेक कुछ और चूज कर लिए हो, लेकिन इसको इसी अनुरूप याद रखेंगे। देखिए मैं यहां सही गलत इसलिए भी डिस्कस करता हूं कि आपको यह भी पता चल जाए कि कोई जवाब क्यों गलत है या क्यों सही है कि नहीं, यह जानना जरूरी है। चलिए बताइए मुझे, जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है, जौहर। अब बहुत सारा बच्चा सोचेगा सर जौहर का मतलब सती होता है, तो क्या यहां सती होने की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या जौहर का मतलब क्रुद्ध होना यानी क्रोधित होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना नहीं दोस्तों, भेद का पता लगना, ठीक है, किसी का भेद पता लगना, उसके लिए दोस्तों क्या होता है, जौहर खुलने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो भेद खुलना या जौहर खुलना यह तात्पर्य होता है। तो डी दोस्तों आप यहां पे जवाब दीजिएगा। उधो का लेना न माधो का देना, न उधो को लेना न माधो को देना, इसका मतलब क्या होता है, अपने काम से काम, यह सही हो सकता है। भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग तो बिल्कुल मत कीजिएगा, दूसरे के काम में टांग न अड़ाना, इससे भी मतलब नहीं है। न उधो को लेना न माधव का देना, यानी अपने काम से काम। एकदम जो परफेक्ट जवाब है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बनेगा यहां पे, ठीक है। और आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग भैया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अच्छा हीरा अच्छी हीरा, आप केवल अच्छा अच्छी लगाइए, ठीक है। यहां पे एक टेबल में बना देता हूं, एक तरफ दोस्तों लिख देता हूं अच्छा, नहीं बार बार लिखना पड़ेगा, और दूसरी तरफ दोस्तों लिख देता हूं अच्छी। आप खाली बताओ अच्छा हीरा या अच्छी हीरा। तो अच्छा हीरा, अच्छा जहां आएगा दोस्तों वह पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छी जहां आएगा दोस्तों वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब खाली इतना पहचानिए। मोती, अच्छी मोती, अच्छा मोती होता है। अच्छा सोना, अच्छी सोना नहीं। अच्छा चांदी, अच्छी चांदी, अच्छा चांदी नहीं, अच्छी चांदी होता है। अच्छा तांबा, अच्छी तांबी। तो यही दोस्तों आपको जवाब मिला है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, डी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए पहचान करते हैं, एक टेबल बनाइए, सब उत्तर बाहर, ये अच्छा अच्छी लगाइए, आपको अपने आप जो है आपका जवाब मिल जाएगा। और आगे आ जाइए, कर हलवाई मिठाई बनाता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, इसमें काल पहचानना है। कर पूर्ण वर्तमान काल, ऐसा तो है नहीं, अभी बनाता होगा लिखा है तो तात्कालिक भी नहीं है, यहां संदेह का भाव है कि बनाता होगा। क्या लिखा दोस्तों, बनाता होगा, पता नहीं बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, ठीक है। बनाता होगा से क्या भाव पैदा होता है, यहां संदेह का भाव पैदा होता है, संभावना नहीं, ठीक है। शायद अगर लगा देता कि शायद हलवाई मिठाई बना रहा है, तब दोस्तों क्या हो जाता, संभाव्य हो जाता। अभी के लिए संदिग्ध है, संदिग्ध संभाव में अंतर होता है। संभाव्य में, संभाव्य तब होगा जब संभावना होगा,
संदिग्ध तब होगा जहां संदेह उत्पन्न होगा, तो ध्यान रखेंगे। कर मित्र शब्द का बहुवचन बताइए, ठीक है, मित्र। अब आप तुरंत मोदी जी का डायलॉग याद आ गया, मित्रों, मित्रों नहीं होता भैया मेरे, मित्रों भाइयों बहनों को कहते हैं, मित्रों नहीं कहते हैं। मित्र का बहुवचन होता है मित्र वर्ग, न कि मित्रा, न मित्र लोग, न मित्र बंधु। क्या होता है दोस्तों? मित्र वर्ग। जी हाँ दोस्तों, मित्र वर्ग। यहां बंधु होता है, लेकिन दोस्तों बंधु में बड़ा की मात्रा बताया, मित्र बंधु, ठीक है, बंधु होता है, मित्र बंधु, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी कीजिए, एकदम दोस्तों ये परफेक्ट जवाब होगा इस सवाल का। आगे देखिए, कह रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में दोस्तों आपको कारक बताना है। कारक कौन सा कारक है? मैंने दोस्तों किसी टाइम आपको समझाया था कि कहीं भी दोस्तों अलगाव का भाव आ जाए, और इसके बाद दूसरा बताया था कहीं भी दूरी का भाव हो जाए, किसी भी, जैसे जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो ये दूरी का भाव आ रहा है, अलग होने का भी भाव आ रहा है, तो अपादान जवाब होगा। या फिर कहीं पे दोस्तों शर्माने का भाव आ जाए, शर्माने का, कहीं पर दोस्तों डरने का भाव आ जाए, डरने का, कहीं भी दोस्तों भय का भाव लगे, ठीक है। तो इन सब में दोस्तों ऑप्शन जहां भी आएगा, मतलब इस तरह का भाव, आप अपादान ही जवाब देंगे। अब जो बच्चा पढ़ा होगा, जिसको मेरी बातें याद होंगी, वो बहुत, तुलना भी मैंने बताया था, तुलना किसी सवाल में आया था ना, ठीक है। तो तुलना की बात भी अगर कहीं आ जाए तब भी दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं कि यहां पर कि जयपुर जो है दिल्ली से सुंदर है, ठीक है, अच्छा है, तब दोस्तों तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन जहां कहीं होगा वहां भी दोस्तों अपादान कारक होता है, ठीक है। करा मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। सामान्य वाक्य तो बिल्कुल नहीं है, यह मिश्र वाक्य है। क्यों दोस्तों? मैंने आपको बताया था, कहीं भी दोस्तों जो शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों सो शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों जब शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों तब शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों यद्यपि शब्द आ जाए, हाँ, कहीं भी दोस्तों की शब्द आ जाए, की, तो याद रखेगा। और यहां देखिए आया है की, चाहे ऐसे, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य जवाब हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। यौगिक और जो रूढ़ है दोस्तों, ये शब्द के भेद हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये शब्द भेद के अंतर्गत आता है, ये वाक्य भेद है ही नहीं। तो याद रखेंगे यहां पर मिश्र वाक्य जवाब हो जाएगा। संयुक्त तो तब होता जब लिख के देता लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, तब दोस्तों आप संयुक्त करते। मेरी क्लास में एक बात बताऊं, बहुत रफ्तार है, बहुत रफ्तार, क्योंकि जितनी रफ्तार में हम पढ़ेंगे उतना ही रफ्तार दोस्तों आपका भी बनेगा, और परीक्षा के दिन आप अचानक से विराट कोहली नहीं हो जाएंगे। विराट कोहली बनने के लिए आपको डे 1 से प्रैक्टिस भी उसी स्पीड में करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में प्रैक्टिस कराता हूं कि आप फटाफट देखो, दिमाग में जो कैलकुलेशन चलना चाहिए वो एकदम स्पीड में चलना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब आप डेली ट्राई करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि कैसी सुहावनी रात है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कैसी लगा है, आपके दिमाग में आता है ना कि जहां कहीं प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आपको बता दूं, ये सब भाव पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप रात में सोए हैं और किसी से कह रहे हैं कैसी सुहानी रात है। क्या आप प्रश्न कर रहे हैं किसी से? क्या आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, या आपको आश्चर्य का भाव हो रहा है इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं? ठीक है, तो जहां भाव आश्चर्य का है वहां क्वेश्चन मार्क रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसमें निपात पूछा है। निपात दोस्तों कई टाइप के निपात होते हैं, कुल 7-8 प्रकार होते हैं। बलदायक निपात नहीं है। बलदायक निपात का एक भेद बताऊं, जिसे कहीं लिखा भी, जैसे मैं कहूं कि आपको लाइक करना ही पड़ेगा या करना भी पड़ेगा, तो याद रखेगा ही शब्द, भी शब्द, तो ये सब दोस्तों बलदायक होते हैं। इसी तरह तुलना बोधक निपात होता है, लेकिन यहां जवाब दोस्तों प्रश्न बोधक है। बहुत सारे बच्चे, सॉरी विस्मय बोधक है। बहुत सारे बच्चे यहां प्रश्नात्मक निपात भी कर रहे होंगे, उनको लगा होगा कैसी लिखा है और उसी पे आकर दोस्तों प्रश्नात्मक निपात जो है टिक कर देंगे। एग्जामिनर जानबूझ के सवाल दिया कि आप करो गलती। ऐसे में एक शिक्षक यदि आपको न समझाए तो गलती काहे ना हो, कहीं बताइए बच्चे क्यों ना गलती करें। ठीक है, जैसा मैं समझाया अगर वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं एक बार, तो आगे कभी भी आप इस तरह के सवाल में नहीं फंसने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं फंसेंगे तो नहीं। आगे देखिए, करा आप बीती जो शब्द दिया दोस्तों, इसमें समास बताना है। ठीक है, आप बीती में समास क्या हो जाएगा, तो आप समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा आप पर बीती। और पर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिकरण। क्योंकि अधिकरण की पहचान क्या होती है दोस्तों, तो अधिकरण में दोस्तों या तो में शब्द आता है या पर शब्द आता है। तो कर्ता तो होगा नहीं, कर्म भी नहीं होगा, करण भी नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा। कर्ता तब होता जब ने आता, कर्म तब होता जब दोस्तों को आता, करण तब होता जब से आता, संप्रदान तब होता जब के लिए आता। जब ये सब होता तब ना इनका जवाब आता।
तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि जलवायु, जलवायु में दोस्तों कौन सा समास है ये आपको बताना। जलवायु, तो जलवायु को करेंगे तो यहां समास वगैरह इसका बनेगा जल और वायु। क्या बनेगा? जल और वायु। ये दो अलग अलग दोस्तों शब्द हैं और आपने पढ़ा है कि जहां दोनों पद प्रधान हो, क्या हो दोस्तों? जहां दोनों पद प्रधान हो जाएं, प्रधान का तात्पर्य किससे दोस्तों? मुख्य से है। वहां क्या होता है? हमेशा द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कर्मधारय में याद रखेंगे यहां उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? यहां उत्तर पद प्रधान होता है। जबकि हम दोनों पद की प्रधानता की बात कर रहे हैं। जल अपने आप में एक शब्द है, सार्थक शब्द है, वायु अपने आप में सार्थक शब्द है। जब दोनों सार्थक शब्द मिल जाएं तब दोस्तों द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता दोनों सार्थक है, भाई बहन दोनों सार्थक है, लाभ हानि दोनों सार्थक है, अच्छा बुरा दोनों सार्थक है, शुभ लाभ दोनों सार्थक है। तो याद रखेगा इस तरह से यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा आपका सही जवाब। विश्वास कीजिए हमने बहुत सारा कोर्स बनाया है और आपके लायक बनाया है। आप एक बार आइए, हर एक कोर्स में दोस्तों मैंने डेमो दिया जानबूझ के। मैं किसी बच्चे को भ्रमित नहीं करना चाहता। पहले मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आते थे मैं डेमो नहीं देता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मेरे पास क्या ना, मैं बहुत अमीर तो होता नहीं, ठीक है। तो अब बच्चों के पास बड़ी समस्या, उनको बहुत कुछ एडजस्ट करना होता है। तो ऐसे में अगर उनको क्लास बेचने से पहले दिखा दिया जाए कि इसमें कैसा पढ़ाया गया है तो शायद उन्हीं के लिए अच्छा होगा। भाई कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा मेरी बात समझे, मेरे भावनाओं को समझे, मुझसे सीख पाए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मेरी बातें नहीं समझ में आती होंगी, तो भैया उनको क्यों कोर्स लें? अरे भाई आपको सिलेक्शन लेना है, आप वहां से कोर्स परचेज कीजिए जहां आपको बातें समझ में आती हैं, जहां आपको लगता है कि नहीं हम यहां रुककर इस टीचर से, इस शिक्षक से पढ़कर हम कुछ सीख सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। आप वहां से पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए मैंने हर एक बैच में दोस्तों डेमो क्लास दे दिया है कि पहले भाई डेमो देख लो, पसंद आए तो ठीक। हाँ एक चीज और बताऊं, हम औरों की तरह नहीं है। आप कहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ना, आप किसी एक बच्चे के लिए कोई एक वीडियो अलग से नहीं बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में आया कि सर चलिए हमने बीपीएससी का कोर्स ले लिया, लेकिन हो सकता है किसी चैप्टर में आपको ऐसा महसूस हो कि सर इसमें वीडियो थोड़ा कम है। नहीं हो सकता, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग है। किसी को लगा सर समास वाले में ना सर एक वीडियो और दे देते तो बड़ा अच्छा होता, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं तुरंत बच्चों के कहने पे वीडियो अपडेट भी करता हूं, चाहे उसे एक बच्चे नहीं क्यों ना कहा हो, ठीक है। मेरे लिए 1-to-1 सोल्यूशन मायने रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बैच ज्वाइन करो और बैच ज्वाइन करने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, मैं आपसे बात करने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन कब? जब एक बार आप पढ़ने लगेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर विधायक, विधायक में प्रयुक्त दोस्तों संधि कौन सी है? विधायक में संधि कौन सी है? विधायक का संधि विच्छेद बता दीजिए। अच्छे बच्चे इसका संधि विच्छेद नहीं बता पाएंगे, ठीक है। विधायक का संधि विच्छेद होता है विधेय धन अक। क्या होता है दोस्तों? विधेय धन अक, ठीक है। तो विधायक हो जाता है। और यहां पर दोस्तों ये अयादि संधि है, यहां पर बाकी याद रखिए सब गलत ऑप्शन है। अयादि संधि का दोस्तों एग्जांपल है विधेय धन अक, विधायक, ठीक है। विधेय धन अक बराबर विधायक हो जाता है, यहां अय आ जाता है ना। और आप जानते हैं दोस्तों कि चाहे कहीं पर अय शब्द मिल जाए या आए या फिर अव आ जाए या फिर आव आ जाए, यह किसका पहचान है? यह अयादि का ही तो पहचान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ई जो दिया लास्ट में, ये आपका जवाब होगा। अब जितना रफ्तार आप मेरा देख रहे हैं, यदि आप भी ऐसे रफ्तार चाहते हैं तो बैच में आइए, ठीक है। इसी तरह से आपकी भी रफ्तार बन जाएगी। विनय, विनय में दोस्तों संधि कौन सा? कोई बच्चा मुझे बताए। चलिए मैं कह रहा हूं कि एक सवाल आपको देता हूं, इस सवाल का जवाब आप दीजिए, ठीक है। कि विनय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत सोच समझ गए, इसी तरह से बनेगा। विनय का संधि विच्छेद कमेंट करके बताइए, समझ में आ जाएगा कितने बच्चे हैं काबिल, ठीक है। विनय का संधि विच्छेद बताइए, मैं जान जाऊंगा आप हिंदी में एकदम मास्टर हैं। अब पता चलेगा, नहीं पता ना, इसीलिए कह रहा हूं बैच में आओ। एग्जाम का इंतजार मत करो, बैच में आओ। लालच मत रखो, इससे कम प्राइस में कोई आपको ट्यूशन फीस आपके मोहल्ले में नहीं पढ़ा पाएगा जिस प्राइस में मैं आपको बीपीएससी का बैच दे रहा हूं। ट्यूशन फीस नहीं मिलेगा भाई, मंथली ट्यूशन फीस आप जोड़ लेना, फोन करके बता देना कि हाँ सर हमारे यहां इतने पैसे में ट्यूशन पढ़ा दिया जाता है, मैं आपको बैच दे दूंगा उतने, बस। लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी मत करना भाई, ठीक है।
संधि कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां स्वर संधि है। स्वर में भी दोस्तों यहां भी अयादि संधि है, ठीक है, यहां भी दोस्तों अयादि संधि ही आएगा। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं जवाब आपको देना है, ठीक है, पहले आप जवाब दीजिए, बताइए मुझे, ताकि मुझे लगे ना कि आप भी पढ़ते हैं, आपको भी कुछ नॉलेज है। करा उत्कोच बता के दिखाओ, परीक्षा में आएगा सवाल तो क्या करोगे। उत्कोच किसका पर्यायवाची है सर, शब्द ही नहीं पता तो हम पर्यायवाची क्या बताएंगे। कहो कहो जल्दी कहो, कहो सही कर रहा हूं गलत। उत्कोच का सर, उत्कोच माने तिलचट्टा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। अपरिग्रह होता है क्या, बिल्कुल नहीं। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, ठीक है, धन संग्रह न करना, इसे कहा जाता अपरिग्रह। शाश्वत भी नहीं, इसका मतलब रिश्वत होता है, इसका मतलब घूस होता है, इसका मतलब भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। उत्कोच का मतलब बता रहा हूं नैतिक नहीं, तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा, डी आपका जवाब होगा उत्कोच। नया सवाल में जानबूझ के थोड़ा कठिन कर दिया पेपर। औचक का विलोम बता के दिखाइए, ठीक है। ये तो सर आप जानबूझ के हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई ये परीक्षा वाली ही क्लास है भाई, 33 लेक्चर पे आ गए और मैं अभी भी ये मान के चलूं कि आपको कुछ नहीं आता है। अरे थोड़ा अब हमारा इतना लेवल तो बनता है, हम थोड़े कठिन सवाल दें आपको, ठीक है। औचक का विलोम, औचक का अनौचक नहीं दोस्तों, औचक का विलोम हो जाएगा नियमित, ठीक है। देखिए कई बार आप पढ़ते हैं कि फला स्कूल का औचक निरीक्षण हुआ, औचक मतलब अचानक से, नियमित माने रोज, तो औचक का विलोम क्या हो सकता है, नियमित हो सकता है, ठीक है। कर्मठ का आलसी आप कर सकते हैं, ये इसका विलोम है, कर्मठ का आलसी। एकाएक तो दोस्तों औचक का अर्थ हो जाएगा, तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा, नियमित। दोस्तों जो शब्द लिखा है ये एकदम परफेक्ट जवाब है। करा शब्दालंकार, शब्दालंकार का दोस्तों भेद कौन सा है, शब्दालंकार का भेद दोस्तों कौन सा है ये बताना है। उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार। शब्द आप पढ़ते हैं कि अलंकार 3 तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये पढ़ते हैं ना। तो शब्दालंकार का भेद बताना है। शब्द का भेद दोस्तों इसमें से कौन आएगा, सोच समझ के बताइए, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, ये जो उपमा दिया दोस्तों ये अर्थालंकार का भेद है। श्लेष जो दिया दोस्तों ये शब्दालंकार का भेद है, ठीक है, ये शब्दालंकार का भेद है। रूपक दोस्तों यह भी अर्थालंकार का भेद है। उत्प्रेक्षा दोस्तों यह भी अर्थालंकार का भेद है। मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ये सब दोस्तों इसी का भेद हो जाएगा। यहां जो जवाब होगा यह श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। क्या होगा, जिसका श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें अर्थ चिपका हुआ रहता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी के कई सारे अर्थ, पानी मतलब जल, पानी मतलब चमक, पानी मतलब इज्जत। लोग कहते हैं उसका चेहरा पानी पानी हो गया, इज्जत चला गया, तो कई सारे अर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह से बी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। करा किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द दोस्तों एक ही होता है, गजब की पहचान होती है इसमें। प्रथम और आखिरी दो, जिस से कोई ये जो शुरू होता है ना उसी से दोस्तों अंत भी होता है। कुंडलिया की खासियत होती है, किसकी खासियत होती है, कुंडलिया की। और कुंडलिया दोस्तों 2 पदों से मिलकर बनता है, याद रखेंगे किससे किससे बनता है। ये कुंडलिया में क्या क्या होता है दोस्तों, एक तो रोला होता है, दूसरा क्या होता है, रोला। रोला में कितना होता है दोस्तों, तो रोला में जो मात्राएं होती हैं वो 11-13 की मात्राएं पर यति पाई जाती हैं। जबकि चरण दोस्तों कितने होते हैं, तो जबकि चरण दोस्तों 4 होते हैं। और कुंडलिया में क्या हो जाता है दोस्तों, तो कुंडलिया में सोच समझ के बताइए अच्छा यहां कंफ्यूज मत होएगा दोस्तों, मैं एक एक करके लिख देता हूं। जो सोठा दिया है इसमें भी दोस्तों 11-13 मात्रा होती है, तो याद रखेंगे सोठा। और सोठा का ठीक उल्टा दोस्तों दोहा होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका ठीक उल्टा कौन सा होता है, तो याद रखेगा इसका ठीक उल्टा क्या होता है, दोहा होता है, ठीक है। और बरवय में दोस्तों आप याद रखेगा, बरवय में 12 और 7, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों कुल 19 मात्राओं पर दोस्तों क्या मिलती है, यति पाई जाती है, विराम पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसी तरह से सवैया छप्पय में बताइए, जल्दी कीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सवैया। सवैया में क्या होता है, तो याद रखेगा सवैया में बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो 22 मात्राएं होती है। सवैया में मात्राएं कितनी होती हैं, 22 होती हैं। उसी तरह से छप्पय, यहां जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये कुंडलिया और छप्पय को लेकर के। क्यों, क्योंकि दोस्तों दोनों में ये रोला होते हैं, दोनों में रोला होते हैं। कुंडलिया में भी और छप्पय में भी दोस्तों दोनों में रोला होते हैं। कुंडलिया में ध्यान देने वाली बात यह है, मैं इसको रेड से कर देता हूं, इसमें दोस्तों रोला के साथ इसमें दोहा होता है। क्या लगा होता है, रोला दोहा। ये दोहा में मात्रा 11-13 होता है, देखिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें मात्रा 13-11
13 11 होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब छप्पे की बात करेंगे तो छप्पे में दोस्तों क्या होता है, छप्पे जो होता है दोस्तों इसमें दोहा प्लस उल्लाला, जी हां दोस्तों, किससे किससे, सॉरी दोहा करें, रोला प्लस उल्लाला, तो याद रखेगा 2 बार ला आएगा, लाला इधर भी ल इधर भी ल, उसी तरह यहां 2 बार प है। ये दोस्तों इसका एक छोटा सा ट्रिक है, नहीं तो आप एग्जाम टाइम भूल जाएंगे, दिमाग से उतर जाता है कि भाई छप्पे में हमने क्या पढ़ा था। ध्यान दीजिए, मैं तरीका दे देता हूं, छप्पे में 2 बार प है ना, उसी तरह से 2 बार ल आना है। कैसे, देखिए रोला में ल और अंतिम में ना, और उल्लाला में भी ला, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मिलना चाहिए। कुंडलिया में ये दोहा और रोला के मिलने से बनता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तब जो है चीजें तैयार होंगी। आगे आइए, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने कहा था सर ये तार्किक क्रम वाले सवाल रखने के लिए, यहां पे 3-4 लाइन दोस्तों दिया हुआ है, इसको आपको सेट करना है कि कौन सी लाइन पहले आएगी। तो स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित अभ्यास से तनाव और थकान दूर होती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है, इसलिए हमें, तो इसलिए तो आएगा नहीं। आप यहां से कहानी शुरू करते हैं सी से, देखिए सी पहले हो जाएगा, यानी ये नंबर 1 पर आएगा, ठीक है, कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब जब स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात किया तो इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों स्वास्थ्य से शुरू होगा। क्या कर सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम क्या है, बहुत फायदेमंद है। और योग प्राणायाम के नियमित अभ्यास की बात इसके बाद कीजिए, ठीक है, कि इसके नियमित अभ्यास से तनाव और थकान दूर होता है। इसके बाद आप अंतिम में लगा लीजिए, इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप डी वाला कर सकते हैं, तो सी ए बी डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो सी ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर 2 आप चूज कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट जवाब। इसी तरह के आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, कठिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम सीधे आते हैं दोस्तों अपने गद्यांश के सवाल पर। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर पद्यांश के सवाल रखिए, तो अगली क्लास से दोस्तों मैं कोशिश करूंगा पद्यांश के भी सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है। पहले आज देख लीजिए अब गद्यांश के सवाल। सबसे पहले इसे पढ़िए। आज मैंने जो गद्यांश चुना है धूम्रपान पर चुना है। धूम्रपान से सबसे अधिक किस अंग को नुकसान पहुंचता है, हृदय को, फेफड़ा को, यकृत को यानी लीवर को, गुर्दा यानी किडनी को, या दिमाग को यानी मस्तिष्क को, किसको नुकसान पहुंचता है, इस गद्यांश को पढ़िए। करा धूम्रपान आज एक ऐसी आदत बन गई है जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को बल्कि उसके जीवन के गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रही है। तंबाकू और सिगरेट का सेवन, ध्यान दीजिएगा, तंबाकू और सिगरेट का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। इससे न केवल फेफड़ों का कैंसर होता है, तो जवाब मिल गया ना, ठीक है, बल्कि हृदय रोग और उच्च रक्तचाप और श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। देखिए हृदय रोग बाद में पैदा होगा। ये जो धूम्रपान करते हैं ना, धूम्रपान का जो धुआं होता है सबसे पहले फेफड़े को खराब करता है, बाद में दोस्तों हृदय का नंबर आता है। तो यहां पर पहला फेफड़ा आप जवाब दे दीजिएगा। करा पैसिव स्मोकर्स किसे कहा जाता है, पैसिव स्मोकर्स का मतलब क्या होता है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति या धूम्रपान का विरोध करने वाले लोग, या वे लोग जो धूम्रपान करने वालों के संपर्क में रहते हैं, या तंबाकू का सेवन करने वाला व्यक्ति, या धूम्रपान छोड़ने वाले लोग। ये किसे कहा जाता है, पैसिव स्मोकर्स किसे कहते हैं आपको नहीं पता। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां लिख रहा है धूम्रपान की यह आदत युवाओं के बीच एक फैशन का रूप ले चुकी है। शुरुआत में यह केवल एक प्रयोग के रूप में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक गंभीर लत बन जाती है। एक सिगरेट का धुआं व्यक्ति के फेफड़े को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। इसके बावजूद विज्ञापनों और सामाजिक दबाव के कारण लोग इसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धूम्रपान का प्रभाव केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह उसके आसपास के लोगों, जिन्हें पैसिव स्मोकर्स कहा जाता है, जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, के स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। समाज को इस घातक आदत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान और सख्त कानूनों की जरूरत है। तो चलिए मुझे बताइए कि यहां आप किसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास के लोगों की बात कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों आप इसे समझेंगे तो क्या हो जाएगा, वे लोग जो धूम्रपान करने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो पैसिव स्मोकर्स के लिए आपका जवाब सही हो जाएगा। करा धूम्रपान छोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दवा, इच्छा शक्ति, सामाजिक दबाव, विज्ञापन या व्यायाम, वो तो आगे मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहां से पढ़ना था हम लोग को, यहां से, ठीक है, यहां से धूम्रपान छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति और परिवार का समर्थन जो है महत्वपूर्ण है। तो परिवार का समर्थन तो यहां दिया नहीं, इस वजह से इच्छा शक्ति दोस्तों आपका सही जवाब
हो सकता है। कह रहा धूम्रपान की लत आमतौर पर कैसे शुरू होती है, तो शुरू में हमें बता दिया है, कह रहा सामाजिक दबाव और विज्ञापन से, डॉक्टर की सलाह से, शौकिया व्यायाम से। शौकिया व्यायाम लिख के गड़बड़ कर दिया, शौक लिखता तो मान लेता, पौष्टिक आहार या परिवार का समर्थन। तो याद रखेगा सामाजिक दबाव और विज्ञापन देख के हम उसकी तरफ क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। धूम्रपान रोकने के लिए क्या जरूरी है? अधिक धूम्रपान बिल्कुल नहीं, तंबाकू का सेवन बढ़ाना बिल्कुल नहीं, जागरूकता अभियान और सख्त कानून जरूरी है। धूम्रपान को फैशन मानना नहीं, परिवार में धूम्रपान की अनुमति भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों ने इस तरह से जवाब दिया है, धीरे धीरे करके उन्होंने काफी सारे सवाल दोस्तों सही कर दिए। देखिए हिंदी तो आपकी यहां से तैयार हो जाएगी। सर जीएस के लिए क्या करें हम लोग? तो जीएस के लिए हमने एक बैच बनाया है जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, और अब एकदम 90% दोस्तों समाप्त हो चुका है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, यानी भारत का भूगोल, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। 1 नंबर के लेक्चर से लेकर 45 नंबर के लेक्चर तक ये प्राचीन इतिहास पढ़ाया गया है। 46 से लेकर 91 तक मध्यकालीन पढ़ाया गया है। 92 से लेकर 150 तक ये आपको मॉडर्न पढ़ाया गया है। इस प्रकार कुल 150 लेक्चर मैंने इतिहास में दिया। 151 से लेकर के 230 तक 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया है। 231 से लेकर 330 लेक्चर में आपको केवल विश्व का भूगोल पढ़ाया गया पूरे 100 लेक्चर में, और 331 से लेकर दोस्तों 409 क्लास आपको दे दिया गया है ये ज्योग्राफी में। अभी भी दोस्तों ये ज्योग्राफी चल रही है, एकदम अपने अंतिम पड़ाव पर है, जल्दी ही दोस्तों समाप्त हो जाएगी। तो अब तक दोस्तों आपके लिए बहुत सारे यहां से सवाल कवर। आप सोचो कि आज आप 33वां लेक्चर हिंदी में पढ़कर इतना खुश हो रहे हैं, और जो बच्चा दोस्तों हमारा 400 लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, 400 प्लस लेक्चर दोस्तों जो देखा होगा, सोचो उसका जीएस कितना स्ट्रांग होगा। क्या आप उससे कंपीट कर सकते हैं? जो 400 लेक्चर पढ़ा होगा, 400 लेक्चर गुणे 30 सवाल, 4 तियां 12,000 सवाल दोस्तों जो पढ़ा होगा, क्या आप उससे कंपटीशन कर सकते हैं? तो जल्दी से आप आइए, ये सब आपको फ्री में दिया गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार डेमो जरूर देखिएगा, कहीं बाद में आप पछताए ना कि सर हम डेमो नहीं देखे, पहले पता चला होता तो पहले ही क्लास ज्वाइन कर लेता। तो जल्दी से आप क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।